तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी का कंसेप्ट। तो एनपीवी जो होती है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो किसी न किसी प्रोजेक्ट का निकाला जाता है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट यानी कि कोई नया बिजनेस या कोई नया सब्सिडरी या नया कोई यूनिट चालू करना चाहते हैं तो उसकी एनपीवी निकाली जाती है। एनपीवी किस तरीके से निकाली जाती है? तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो कि आप टी इजिकल टू ज़ीरो पे कैलकुलेट करते हैं, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो टी इजिकल टू ज़ीरो। कैश आउटफ्लो को हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई भी नया बिजनेस चालू करना हो या यूनिट चालू करना हो तो उसके लिए पैसे लगते हैं। तो उन पैसों को कहा जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैश आउटफ्लो। वो आपका टी इजिकल टू ज़ीरो यानी कि आज लगेगा। और आज जब आप पैसे लगा लेंगे तो आने वाले समय में, मतलब आने वाले 5 साल 10 साल जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी, उसमें आपको कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसे मैं कैश आउटफ्लो बोल रहा हूँ, तो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आपको मिलेगा। दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट द कैश इनफ्लो। तो ये जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि कैश इनफ्लो होगा, वो आने वाले कुछ सालों में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कैश इनफ्लो होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे आज यानी कि टी इज़ टू ज़ीरो। और आज हमारे पास कैश आउटफ्लो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 100 रुपये का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे ये पता चलता है कि 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट करने से जो आने वाले कैश इनफ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 120 रुपये है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपये लगा के मुझे 120 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो आपको प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। और मान के चलो आप ऐसा प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं जहाँ पे आज तो आपके 100 रुपये जाएंगे, लेकिन आपको कल यानी कि आने वाले समय में जो कैश इनफ्लो होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली और वो 90 रुपीज़ निकल के आई, यानी कि 90 माइनस 100 यानी कि -10। इसका मतलब ये निकलेगा कि 100 रुपये लगा के आपको सिर्फ 90 रुपये ही मिलेंगे, यानी कि 10 रुपये कम मिलेंगे। यानी कि आपका जो एनपीवी आएगा दैट इज़ -10। तो जब एनपीवी माइनस में रहती है यानी नेगेटिव रहती है, तब प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता, यानी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि एनपीवी अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये निकलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज़ मोर देन द कैश आउटफ्लो, तो प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव आएगी तो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसका जो नाम दिया गया है इस वर्ड को, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को अलग करेंगे और नेट को अलग करेंगे तो आप दो प्रेजेंट वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो टी टू जीरो पे खड़ा है, और कैश आउटफ्लो भी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि टी टू जीरो पे खड़ा है। फिर जब आपने एक प्रेजेंट वैल्यू को दूसरे प्रेजेंट वैल्यू से माइनस किया तो आंसर नेट आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। अब फॉरेक्स चैप्टर में किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालने के दो अलग अलग अप्रोचेज होते हैं। एक होता है फॉरेन करेंसी यानी कि एफसी अप्रोच, और एक होता है होम करेंसी यानी कि एचएससी अप्रोच। ये अप्रोच को सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि फॉरेन करेंसी अप्रोच के हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर होम करेंसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है यानी कि एनपीवी निकालनी है तो 4 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर फॉरेन करेंसी अप्रोच आपको यूज़ करनी है तो स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आप रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। फिर आप रिस्क एडजस्टेड रेट इन फॉरेन करेंसी टर्म्स निकालेंगे, जिसे हम आर ई फॉरेन करेंसी बोलेंगे। फिर आप टेबल फॉर एनपीवी इन फॉरेन करेंसी टर्म्स बनाएंगे, और उसके बाद आप एनपीवी इन होम करेंसी टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर आपको होम करेंसी अप्रोच से एनपीवी निकालनी है तो उसके 4 अलग स्टेप्स रहेंगे। पहला है कि आप थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द आईआरपी थ्योरी यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। फिर आप बनाएंगे टेबल फॉर एनपीवी इन होम करेंसी टर्म्स। फिर आपके पास आ जाएगा होम करेंसी में एनपीवी यानी कि एनपीवी इन होम करेंसी टर्म्स, और फिर आप निकाल पाएंगे एनपीवी इन फॉरेन करेंसी टर्म्स। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ कि एनपीवी कैसे निकलेगी। एबीसी लिमिटेड
इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट इन जर्मनी विच विल इन्वॉल्व एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैश आउटफ्लो ऑफ यूरो 2 करोड़ 20 लाख। द प्रोजेक्ट विल हैव 5 years ऑफ लाइफ। तो प्रोजेक्ट की लाइफ दी हुई है 5 साल, यानी कि कैश इनफ्लोज सिर्फ 5 साल तक होंगे। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज ₹72 पर यूरो, यानी कि 1 यूरो ₹72 के बराबर है, यानी कि ओ माई गॉड नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, एबीसी लिमिटेड की जो होम करेंसी है वो रुपीज़ में है, यानी कि फॉरेन करेंसी उसके लिए यूरोज़ में है। मतलब इंडिया की कोई कंपनी है जिसे प्रोजेक्ट लगाना है जर्मनी में, यानी कि फॉरेन कंट्री में। द रिस्क फ्री रेट इन जर्मनी इज़ 4% एंड द सेम इन इंडिया इज ए 6%। कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एज फॉलोज। तो ईयर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 5 अलग अलग सालों के अलग अलग कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख यूरोज अगर आप टी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि आज जर्मनी में लगाते हैं उस प्रोजेक्ट में, तो एक साल बाद आपको यूरो 40 लाख मिलेगा, फिर उसके अगले साल बाद 50 लाख यूरोज मिलेगा, फिर उसके अगले साल बाद 60 लाख यूरोज मिलेगा, फिर उसके अगले साल बाद 80 लाख यूरोज मिलेगा और उसके अगले साल 100 लाख यूरोज मिलेंगे। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग द होम करेंसी अप्रोच या फिर फॉरेन करेंसी अप्रोच। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 7%, यानी कि आर ई आपको दिया हुआ है 7% और ये आर ई हमारी होम करेंसी आ रही है 7%। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि एबीसी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, तो उसके लिए होम करेंसी रुपीज़ होगी। उसको प्रोजेक्ट लगाना है जर्मनी में, यानी कि फॉरेन कंट्री में, और एबीसी लिमिटेड के लिए फॉरेन करेंसी होगा यूरोस। इनिशियल इन्वेस्टमेंट टी इज इक्वल टू ज़ीरो को करना पड़ेगा 2 करोड़ 20 लाख यूरोस, यानी कि कैश आउटफ्लो टी इज इक्वल टू ज़ीरो का दिया हुआ है 2 करोड़ 20 लाख यूरोस। लाइफ है 5 साल। आर ई दिया हुआ है 7%। जैसा मैं कह रहा था कि होम करेंसी आ रही है ये, यानी कि इंडिया में अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हो कि आपको 7% रिटर्न मिले, विच इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। स्पॉट रेट दिया हुआ है रुपीज़ पर यूरो, ₹72 पर यूरो। यहाँ पर मेरी बेस करेंसी फॉरेन करेंसी के बराबर है और प्राइस करेंसी होम करेंसी के बराबर है। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है आर एफ, जर्मनी का 4% पर एनम और इंडिया का 6% पर एनम। रिस्क फ्री रेट को हम यहाँ पर एनम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम करेंसी अप्रोच। होम करेंसी अप्रोच में मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था कि हम लोग थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट्स निकालेंगे यूजिंग द आईआरपी। तो हमारा पहला स्टेप होगा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आईआरपी मेथड यूज़ करके निकालना, जहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था एफ बाय एस इज इक्वल टू 1+IPC अपॉन 1+IBC होल का पावर टी, जहाँ पर IPC और IBC पर एनम हो, यानी कि साल भर के रेट्स हों। यहाँ पर हमारा एस होने वाला है 72 रुपीज़ पर यूरो, यानी कि स्पॉट एक्सचेंज रेट। IPC यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑफ द प्राइस करेंसी, यानी कि आई रुपीज़, यानी कि 6%, यानी कि 0.06। IBC यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑफ द बेस करेंसी, यहाँ पर हमारी बेस करेंसी है यूरोस, तो आई यूरो इज इक्वल टू 4% इज इक्वल टू 0.04। टी हमारा होने वाला है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। तो कुछ इस तरीके से हमारे हर साल के एंड के थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट्स निकल के आ जाएंगे कि ईयर 1 के एंड में फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए, यानी कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, ईयर 4 के एंड में और ईयर 5 के एंड में हमारा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट यानी कि फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए, द शुड बी फॉरवर्ड रेट। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे फॉरवर्ड रेट का, यानी कि एफ इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 1+0.06 अपॉन 1+0.04 होल का पावर 1। तो यहाँ पर हमारा T1 होगा, तो आंसर आ जाएगा 73.38। ईयर 1 के एंड में एक्सचेंज रेट हो जाना चाहिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हो जाना चाहिए 73.38। फिर सेकेंड ईयर के एंड में 74.80, थर्ड ईयर एंड में 76.23, फोर्थ ईयर एंड में 77.70, फिफ्थ ईयर एंड में 79.19। स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 क्या होता है होम करेंसी अप्रोच में? टेबल फॉर एनपीवी इन होम करेंसी टर्म्स। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे, 6 कॉलम टेबल। सबसे पहले आप ले लोगे ईयर्स, फिर आप ले लोगे कैश फ्लो फॉरेन करेंसी वाला यानी कि यूरो वाला, फिर थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट रुपीज़ पर यूरो, फिर कैश फ्लो इन होम करेंसी यानी कि रुपीज़, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विच इज़
RE होम करेंसी यूज़ कर लोगे आप यहाँ पर, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे रुपीज़ में यानी कि होम करेंसी में। तो सबसे पहले ईयर एंड में आपको कैश फ्लो यानी कि कैश इनफ्लो कितना होगा, तो क्वेश्चन में दिया होता 40 लाख यूरोस। 40 लाख यूरोस का मतलब होगा 4 मिलियन यूरोस। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है, तो 40 लाख 4 मिलियन के बराबर होगा। तो 4 मिलियन यूरोस आपका कैश इनफ्लो होगा ईयर 1 के एंड में। उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे होम करेंसी में यूजिंग द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, यानी कि आप 4 मिलियन यूरोस को मल्टीप्लाई करेंगे 73.38 रुपीज़ पर यूरो, तो यूरो यूरो कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा। रुपीज़ में आपका आंसर आएगा 293.52 मिलियंस। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेंगे यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ RE होम करेंसी जो 7% दिया हुआ है। और हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ इस तरीके से निकालते हैं, 1/1 + 0.07 होल का पावर t। तो सिंस यहाँ पे पहले साल की बात चल रही है तो पावर 1 ले लेंगे, तो आंसर आएगा 0.935। फिर 293.52 जो ईयर 1 के एंड पे खड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.935 से, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 274.44। तो प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट कैश इनफ्लो की आ गई। अब सेकंड कैश इनफ्लो की बात करते हैं। सेकंड कैश इनफ्लो आपको होने वाला है 50 लाख यूरोस यानी कि 5 मिलियन यूरोस। मल्टीप्लाई कर देंगे थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से विच इज 74.80, तो 374.00 रुपीज़ आ जाएगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 0.873 से, तो आ जाएगा 326.50। इस तरीके से पाँचों साल के जो कैश इनफ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाएगी, जो कि होने वाली है 373.22, 474.28 एंड 564.62। समेशन कर देंगे यानी कि सम टोटल कर देंगे तो रुपीज़ में आ जाएगा 2013.06। इसका मतलब ये निकलेगा कि आपको टोटल कैश इनफ्लो जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसके अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो टोटल 2013.06 रुपीज़ मिलियंस के बराबर होगी। तो दिस इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज t इक्वल टू 0। आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2 करोड़ 20 लाख यूरोस का, यानी कि 22 मिलियन यूरोस का। इसको अगर हम स्पॉट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 72 रुपीज़ पर यूरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आज मुझे रुपया 1584 मिलियंस लगाना पड़ेगा और मुझे 2013.06 मिलियन रुपीज़ का कैश इनफ्लो हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो कुल मिला के मेरा एनपीवी जो होम करेंसी टर्म्स में आएगा जो कि मिलियंस में होगा t इक्वल टू 0। दिस इज माई स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 था एनपीवी इन होम करेंसी टर्म्स। तो मेरा एनपीवी आ जाएगा जो फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज t इक्वल टू 0 माइनस कैश आउटफ्लो यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट t इक्वल टू 0। आ गया मेरा आंसर पॉजिटिव ₹429.06। ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 था एनपीवी इन फॉरेन करेंसी टर्म्स। तो एनपीवी निकाल लेते हैं फॉरेन करेंसी टर्म्स यूजिंग द स्टेप नंबर 4। एनपीवी इन फॉरेन करेंसी टर्म्स t इज इक्वल टू 0 निकल के आता है एनपीवी इन होम करेंसी टर्म्स t इज इक्वल टू 0 जो आपने स्टेप नंबर 3 में निकाला, डिवाइडेड बाय द स्पॉट एक्सचेंज रेट t इज इक्वल टू 0 होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फॉरेन करेंसी बेस करेंसी के बराबर हो और होम करेंसी प्राइस करेंसी के बराबर हो। हमारे क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है कि हमारी बेस करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी यूरोज है और हमारी होम करेंसी यानी कि प्राइस करेंसी रुपीज़ में है। तो 429.06 जो मेरा पॉजिटिव एनपीवी आया था मिलियंस में, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं ₹72 पर यूरो, तो रुपीज़ कट जाएगा, आंसर यूरोज़ में आ जाएगा यूरो 5.96 मिलियन पॉजिटिव। तो एनपीवी हमारी होम करेंसी में आ गए 429.06 रुपीज़ मिलियंस, और अगर हम फॉरेन करेंसी में निकालते हैं तो इट इज़ यूरो 5.96 मिलियन। दोनों आंसर्स पॉजिटिव हैं, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन का सेकंड रिक्वायरमेंट था कि फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज़ करो और उससे एनपीवी निकालो। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज़ करने के लिए 4 अलग स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कर लेना। तो चलिए रिस्क प्रीमियम समझते हैं। फॉरेन करेंसी अप्रोच से एनपीवी निकालने के 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम के लिए हमको CAPM का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ाया था, विच वॉज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। वहाँ पर आर एफ का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, विच वॉज आर एफ इज इक्वल टू 1 + RE या फिर KC दोनों बोल सकते हो, अपॉन 1 + रिस्क प्रीमियम -1। तो ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको CAPM पढ़ाते समय बताया था, वो वाला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी कि अभी हमको अगर रिस्क प्रीमियम निकालना है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, तो रिस्क प्रीमियम होगा 1 + RE होम करेंसी अपॉन 1 + RF होम करेंसी -1। तो 1 + RE होम करेंसी, हमें क्वेश्चन में RE होम करेंसी दी हुई है 7%। ये देखिए RE होम करेंसी 7%, यानी कि इंडिया में अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, डिवाइडेड बाय 1 + RF होम करेंसी तो हमको दिया हुआ है 6%। तो 1 + 0.07 डिवाइडेड बाय 1 + 0.06 -1, 0.00943। तो ये हमारा आ गया रिस्क प्रीमियम। सेकेंड स्टेप है हमारा रिस्क एडजस्टेड रेट इन फॉरेन करेंसी टर्म्स, यानी कि RE फॉरेन करेंसी। यानी कि फॉरेन कंट्री में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही रिस्क प्रीमियम वाला, रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 1 + RE डिवाइडेड बाय 1 + RF -1, रिस्क प्रीमियम +1 यानी कि -1 को इधर अगर भेज देते हैं इज इक्वल टू 1 + RE अपन 1 + RF। तो रिस्क प्रीमियम +1 मल्टीप्लाई बाय 1 + RF, तो इसको इधर भेज देते हैं इज इक्वल टू 1 + RE। तो RE का फॉर्मूला बन जाएगा 1 + RF इंटू 1 + रिस्क प्रीमियम -1। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया RE फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 + RF फॉरेन करेंसी इंटू 1 + रिस्क प्रीमियम -1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, RE फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 + RF फॉरेन करेंसी इंटू 1 + रिस्क प्रीमियम -1। रिस्क प्रीमियम अपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कर लिया था। RF फॉरेन करेंसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिस्क फ्री रेट इन जर्मनी विच इज़ 4% पर एनम। तो इस तरीके से आपका RE फॉरेन करेंसी आ जाएगा 1 + 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.00943 -1। RE फॉरेन करेंसी इज 0.0498 यानी कि 4.98%। यानी कि जर्मनी में अगर आपको ये प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4.9% रखना पड़ेगा, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 4.9% है। अब हम स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे विच इज़ टेबल फॉर NPV इन फॉरेन करेंसी टर्म्स। तो टेबल हम बना देंगे फॉर NPV इन फॉरेन करेंसी टर्म्स ईयर्स, उसके बाद कैश फ्लो मिलियंस में फॉरेन करेंसी में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर RE फॉरेन करेंसी और उससे प्रेजेंट वैल्यू इन मिलियंस आ जाएगी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ दोनों टेबल्स को, तो जो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट का कॉलम है और जो कैश फ्लो का कॉलम है ये दोनों अगर आप हटा देंगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी अप्रोच का टेबल बन जाएगा, यानी कि ये वाला टेबल बन जाएगा। तो सबसे पहला कैश फ्लो मेरे को होने वाला है 4 मिलियन यूरोज़ का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा यूजिंग दी RE फॉरेन करेंसी, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.953 से। तो प्रेजेंट वैल्यू आ तो जाएगी लेकिन ये यूरोज़ में रहेगी, यानी कि फॉरेन करेंसी में रहेगी 3.812। और इस तरीके से हर साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा और उसका टोटल कर लूंगा, तो दिस इज़ यूरोज़ 27.955 मिलियन। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है फॉरेन करेंसी में, तो दैट इज़ 2 करोड़ 20 लाख यूरोज़ यानी कि 22 मिलियन। मेरी NPV आ जाएगी फॉरेन करेंसी टर्म्स में पॉजिटिव यूरो 5.955 मिलियंस, टी इज इक्वल टू 0 में। तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 है हमारा NPV इन होम करेंसी टर्म्स। तो स्टेप नंबर 4 रहेगा NPV इन होम करेंसी टर्म्स टी इज इक्वल टू 0 में, विच विल बी इक्वल टू NPV इन फॉरेन करेंसी टर्म्स मल्टीप्लाई बाय स्पॉट एक्सचेंज रेट होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि 5.955 यूरो मिलियंस मल्टीप्लाई बाय ₹72 पर यूरो, यूरो यूरो कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा ₹428.76 मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका NPV निकल के आता है यूजिंग द होम करेंसी अप्रोच, जहाँ पे 4 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये वाले 4 अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने हैं। और अगर आप फॉरेन करेंसी अप्रोच NPV निकालना चाहें तो कुछ अलग
4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका फॉरेन करेंसी अप्रोच से एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि MIRR का कॉन्सेप्ट। तो पहले तो ये समझते हैं कि नॉर्मल IRR क्या होता है। नॉर्मल IRR का मतलब होता है इट इज़ अ रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टी इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो टी इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी आपको कैश इनफ्लोज होने वाले हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट से, उसके अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो यूजिंग सम रेट जो कि टी इक्वल टू जीरो को आपको आंसर आ जाएगा, उसमें से अगर आप कैश आउटफ्लो माइनस कर दो तो आंसर जीरो आना चाहिए। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो टी इक्वल टू जीरो शुड बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो टी इक्वल टू जीरो। तो जो रेट से आपका ये आंसर आया यानी कि दोनों बराबर हो गए, कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो, वही रेट कहलाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। यानी कि कैश आउटफ्लो टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो ऑफ द पीरियड वन डिवाइडेड बाई वन प्लस IRR का पावर वन प्लस कैश इनफ्लो सेकेंड पीरियड एंड का डिवाइडेड बाई वन प्लस IRR का पावर टू प्लस कर देंगे कैश इनफ्लो ऑफ द एन पीरियड डिवाइडेड बाई वन प्लस IRR का पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टी इक्वल टू जीरो निकल के आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टी इक्वल टू जीरो अगर इक्वल हो जाता है कैश आउटफ्लो टी इक्वल टू जीरो से, तो जो रेट से आपने पुल किया, मतलब जो रेट से आपने आने वाले कैश फ्लोज को पुल किया यानी कि डिस्काउंट किया, वो रेट कहलाता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एट IRR NPV इज इक्वल टू जीरो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि IRR में MPV जीरो हो जाती है। कुछ टाइम पहले हमने कैलकुलेट किया कि NPV कैसे निकाली जाती है, तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एनपीवी जो होती है वो निकल के आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टी इक्वल टू जीरो माइनस कैश आउटफ्लो टी इक्वल टू जीरो। तो अगर एनपीवी जीरो हो जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएगी। यानी कि 100 रुपये अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में लगाए आज यानी कि टी इक्वल टू जीरो, और आने वाले जो कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आपने निकाली और वो भी 100 रुपये के बराबर बन गई, तो 100 रुपये आपने लगाए, 100 रुपये आपको रिटर्न में मिले, तो ना ज़्यादा मिला ना कम मिला, तो एनपीवी जीरो हो गई। अगर एनपीवी जीरो हो गई तो जिस रेट पे आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया है दैट रेट इज दी IRR। तो एट IRR एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, एनपीवी नील हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफाइड IRR MIRR का कंसेप्ट। नाउ लेट्स डिस्कस मॉडिफाइड IRR। मॉडिफाइड IRR बहुत हद तक रियलाइज्ड यील्ड कंसेप्ट से मेल खाता है जो हमने बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो कि जब हम बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर एक कंसेप्ट आया था रियलाइज यील्ड का, जहाँ पे प्लेन वनीला बॉन्ड बन जा रहा था जीरो कूपन बॉन्ड। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन में, ये लाइन थी द इंटरमीडिएट कूपन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट। वहाँ पर मैंने समझाया था कि अगर ऐसी कोई लाइन लिखी होगी, वहाँ पर आपका प्लेन वनीला बॉन्ड बन जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये बहुत ज़्यादा उससे मेल खाता है मॉडिफाइड IRR का कंसेप्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। ये पीरियड आपका टी है, तो टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू वन, टी इज इक्वल टू टू, टी इज इक्वल टू थ्री। आपने आज कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोजेक्ट में, यानी आपका कुछ कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो है। टी इज इक्वल टू वन में आपको कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो होगा, तो कैश इनफ्लो वन। फिर टी इक्वल टू टू को आपको कैश इनफ्लो टू होगा, और टी इक्वल टू थ्री को आपको कैश इनफ्लो थ्री होगा। कैश आउटफ्लो को अगर मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, तो कैश इनफ्लो को मैं क्या बोलूँगा? कैश इनफ्लो को मैं बोलूँगा रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसे कैश आउटफ्लो बोल रहे हो, तो कल से उसी जगह से कुछ पैसा अगर आपको मिल जाता है तो उसे आप कहेंगे रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। यानी कि कैश आउटफ्लो आपका इन्वेस्टमेंट होता है और कैश इनफ्लो आपका रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर आप इस रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट को फिर से इन्वेस्टमेंट बना दें, मतलब 100 रुपये कहीं पर लगाए, वहाँ से 20 रुपये एक साल बाद आए, उस 20 रुपये को भी वापस से इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या कहेंगे? तो उस रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट को जो आपने फिर से इन्वेस्टमेंट बना दिया, उसे हम कहेंगे री इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा रिटर्न जो बन जाता है इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कैश इनफ्लो
1 को री इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट सम रेट, जिसे मैं MIRR बोल रहा हूँ, फॉर 2 ईयर्स। मतलब प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल की थी, तो और 2 साल के लिए मैंने वही 20 रुपये लगा दिए एक पर्टिकुलर रेट पे, विच इज़ MIRR। फिर मुझे कुछ कैश इनफ्लो 2 हुआ, मान के चलो 30 रुपीज़, उसको भी मैंने री इन्वेस्ट कर दिया फॉर द बैलेंस मैच्योरिटी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, विच इज़ 1 ईयर। मतलब प्रोजेक्ट में सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। और कैश इनफ्लो 3, तो T03 को खड़ा है, मैं री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपको दिख रहा होगा कि आपके जो पैसे हैं वो T03 को खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो 20 रुपये मिला था वो री इन्वेस्ट हो चुका है 2 सालों के लिए। यहाँ पर जो आपको 30 रुपये मिला था वो री इन्वेस्ट हो चुका है 1 साल के लिए। मान के चलो यहाँ पे आपको 40 रुपये मिले थे, तो 40 रुपये तो री इन्वेस्ट नहीं हो सकते क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। नाउ दिस 40 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ में जो री इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 साल के लिए, प्लस 20 रुपीज़ जो कि री इन्वेस्ट हुआ है 2 साल के लिए, कहलाएगा फ्यूचर वैल्यू। मतलब आपका सारा पैसा T=3 को पार्क हो चुका है, ठीक है। और आज आपने कुछ ना कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे, यानी कि कैश आउटफ्लो किया है। नाउ MIRR इज सच दैट द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस MIRR का पावर n। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज T इज इक्वल टू n। यहाँ पर हमारा n 3 है, यानी कि T इज इक्वल टू 3। तो जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी सारे के सारे कैश इनफ्लोज की प्रोजेक्ट के लाइफ के एंड के समय में, यानी कि हमारे केस में 3rd ईयर के एंड में, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो T00 मल्टीप्लाई बाय द MIRR विच इज़ द री इन्वेस्टमेंट रेट। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि MIRR क्या होता है। MIRR एक ऐसा री इन्वेस्टमेंट रेट होता है जो हमारे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज को बना देता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस MIRR का पावर n। यानी कि उस फ्यूचर वैल्यू की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस फ्यूचर वैल्यू की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दैट द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR का पावर n। ये फॉर्मूला बहुत हद तक ज़ीरो कूपन बॉन्ड जैसा है कि फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए एट अ पर्टिकुलर रेट, दैट रेट इज़ MIRR। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप सारे के सारे कैश इनफ्लोज को री इन्वेस्ट कर देते हो और फ्यूचर में पार्क कर देते हो और उसे एक लंप सम फ्यूचर वैल्यू बना देते हो, तो उस फ्यूचर वैल्यू की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, दैट प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू द कैश आउटफ्लो T इज इक्वल टू 0, एंड दिस फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट कैश इनफ्लोज। तो कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि कैश आउटफ्लो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे खड़ा होता है, यानी कि T00 पे खड़ा होता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज निकाल रहे हो आप, यानी कि फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस MIRR का पावर n निकाल रहे हो, तो आपका IRR का कंसेप्ट अभी भी मेंटेन हो रहा है, यानी कि योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल कैश इनफ्लोज निकाली गई, एंड दैट इज इक्वल टू द कैश आउटफ्लो T00। और यहाँ पर भी NPV 0 होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरा MIRR काम करता है कि 20 रुपीज़ को भी मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, 30 रुपीज़ को भी री इन्वेस्ट कर दिया, और 40 रुपीज़ तो मेरा पीरियड एंड पे खड़ा है। मेरी फ्यूचर वैल्यू जो बन गई, मान के चलो ये 140 बन गई। अब इस 140 का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला यूजिंग द MIRR विच इज़ अ रेट, तो मेरा आंसर आ गया 100, एंड दिस 100 इज़ नथिंग बट द कैश आउटफ्लो। तो आपको दिख गया होगा कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द कैश आउटफ्लो, यानी कि 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब बात करते हैं कि MIRR कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस MIRR का पावर n। 1 प्लस MIRR का पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। n अगर वहाँ चला जाएगा तो 1 प्लस MIRR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू होल का पावर 1 बाय n, और 1 को भी उधर भेज देते हैं, तो MIRR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू होल का पावर 1 बाय n माइनस 1। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू होल का पावर 1 बाय n माइनस 1।
तो बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है नॉर्मल आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर में, कि सबसे पहले तो आप नॉर्मल आईआरआर में डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेते हो टी इक्वल टू जीरो, और इसको आप इक्वल टू कर देते हो विद द कैश आउटफ्लो टी इक्वल टू जीरो। लेकिन मॉडिफाइड आईआरआर में आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालते हो टी इक्वल टू एन। फिर अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो दिस प्रेजेंट वैल्यू विल बी नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू of cash inflows t is equal to जीरो, एंड दैट विल बी इक्वल टू द कैश आउटफ्लो t is equal to जीरो। तो एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालने का, और उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो t is equal to जीरो, एंड दैट विल बी इक्वल टू द कैश आउटफ्लो t is equal to जीरो। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कैश आउटफ्लो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, तो कैश इनफ्लोज जो आपको टी इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एन, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ है, वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात समझ नहीं पाते हैं। उनको ये तो समझ में आ जाता है कि कैश आउटफ्लो का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही लिखा होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो उनको पता है कि ये कैश आउटफ्लो टी टू जीरो, बट इस बात को रिलेट नहीं कर पाते कि जो कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं ना, दैट इज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे यानी कि कैश आउटफ्लो नहीं करोगे तो कैश इनफ्लो नहीं होगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कैश आउटफ्लो का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो कैश इनफ्लोज का मतलब रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो दिस इज योर MIRR का कंसेप्ट, यानी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है।